नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं गोदावरी का अपवाह तंत्र यानी कि वेन गंगा नदी के बारे में। इससे पहले हम गंगा यमुना के अपवाह तंत्र से जुड़ी मध्य प्रदेश की 5 नदियों चंबल, सिंध, बेतवा और केन के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो किस तंत्र का भाग है, गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, जिसके अंतर्गत मुख्य नदी जो मिलती है वो है वेन गंगा। वेन गंगा के अलावा यहाँ पर हमें प्राणहिता नदी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें कान्हा नदी मिलेगी, पेंच नदी मिलेगी, वर्धा नदी मिलेगी, बाघ नदी मिलेगी। तो इन सारे बेसिन को मिलाकर हमें क्या होगा, एक गोदावरी का उप बेसिन तैयार होता है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करते हैं वेन गंगा नदी के उपतंत्रों के बारे में। तो देखें जरा, तो ये पूरे का पूरा जो वेन गंगा नदी का सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा किस अपवाह तंत्र का भाग है पहले तो याद होना चाहिए। तो वेन गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है ये गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है। तो किसका पार्ट है? गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। इस ड्रेनेज सिस्टम के सब डिवीजन में आते हैं हमारे कौन से? वेन गंगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गोदावरी के अपवाह तंत्र को कई उपतंत्रों में डिवाइड किया जाता है। तो कई उपतंत्र इसके अंदर मिलते हैं, जिसमें हम एक कह सकते हैं जैसे प्रमुख नदी जो है वो वेन गंगा नदी है। तो इसमें जो प्रमुख नदी है वो है वेन गंगा। तो इसलिए एक उपतंत्र को कहा जाता है इसमें वेन गंगा का उपतंत्र। दूसरा, इसी के अंदर एक वर्धा नदी मिलती है, तो वर्धा उपतंत्र कहलाता है, यहाँ पर वर्धा नदी मिल जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा है वो कान्हन नदी का उपतंत्र कहलाता है, तो यहाँ पर कान्हन नदी मिल जाएगी। कानन के बाद जो चौथा है वो पेंच नदी का उपतंत्र कहलाता है, तो यहाँ पर पेंच नदी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पेंच के अलावा बावन थड़ी का मिलता है, बावन थड़ी, तो यहाँ पर आपको बावन थड़ी मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर बाघ नदी का तंत्र मिलता है, तो बाघ नदी मिल जाएगी। तो इस तरीके से कई उपतंत्र मिलकर, तो ये सारे क्या हैं? सब ड्रेनेज हैं। ये सब ड्रेनेज के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे सब ड्रेनेज किस ड्रेनेज का पार्ट हैं? तो हम कहेंगे ये सारे के सारे सब ड्रेनेज गोदावरी ड्रेनेज का पार्ट है। और इन सब ड्रेनेज का जो मिलन है एक दूसरी नदियों के साथ हो जाता है, जिसमें प्रमुख नदी मिलती है हमें वेन गंगा नदी। इसलिए टारगेट करना है वेन गंगा नदी को, और वेन गंगा नदी से जाकर ये सारे बेसिन मिल जाएंगे। चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि जो वेन गंगा नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, किस जिले से होता है। तो यहां पर आपको एक जिला मिलेगा, सिवनी जिला। तो टारगेट पॉइंट याद रखेंगे सबसे पहले सिवनी जिले में। तो सिवनी जिले से एक नदी का उद्गम होगा जिसे कहा जाता है वेन गंगा नदी। और यह नदी सिवनी जिले से निकलने के बाद प्रवेश करेगी बालाघाट के अंदर। तो सिवनी जिले से प्रवेश कर जाएगी बालाघाट के अंदर, और बालाघाट के बाद ये पहुंच जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां से ये कहां पहुंचेगी? महाराष्ट्र में। जब ये नदी महाराष्ट्र में पहुंचती है, और इसी समय बैतूल से एक नदी आती है जो इसमें जाकर मिल जाती है, जिसको कहते हैं वर्धा नदी। तो इधर से कौन सी नदी आई? वेन गंगा। और वेन गंगा से कौन सी नदी आकर मिल जाती है? वर्धा नदी, जो कहां से आती है? बैतूल से। ये दोनों नदियां यहां से मिलने के बाद कहलाती हैं प्राणहिता। तो यहां पर क्या हो जाएगी? प्राणहिता का निर्माण होगा। और यही प्राणहिता आगे बढ़ती हुई और इधर से आने वाली एक प्रमुख नदी है जिसको कहते हैं गोदावरी। तो हम कह सकते हैं कि ये प्राणहिता नदी किस नदी से जाकर मिल जाती है? गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये समझ में आया। तो वेन गंगा और वर्धा का जो संगम है, इसी संगम को किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और ये प्राणहिता किस नदी से जाकर मिल जाती है? गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। इसके अलावा नर्मदापुरम पचमढ़ी से निकलने के बाद छिंदवाड़ा पांडुरना से होते हुए इसमें एक सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है। ये इस नदी की, या ये कह सकते हैं वेन गंगा तंत्र में सबसे बड़ी नदी है, या वेन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो वेन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है जो पचमढ़ी के क्षेत्रों से निकलकर आती है, छिंदवाड़ा और पांडुरना से होते हुए महाराष्ट्र में जाकर वेन गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी को कहा जाता है कान्हन नदी। इसके अलावा छिंदवाड़ा से ही एक नदी और निकलती है, छिंदवाड़ा से सिवनी, और सिवनी से बालाघाट होते हुए आकर इसमें मिल जाती है। इस नदी को कहा जाता है पेंच नदी। तो अगली जो नदी मिलेगी वो पेंच नदी। फिर सिवनी बालाघाट से होते हुए फिर एक नदी मिलेगी, इस नदी को कहा जाता है, तो पेंच के बाद जो मिलेगी वो है बामन थड़ी नदी।
इसके बाद मंडला जिले से एक नदी आती है जो वेनगंगा से जाकर मिल जाती है, इसको कहते हैं थावर नदी। और इसके अलावा बालाघाट जिले के अंदर ही एक नदी आती है जिसको कहते हैं बाघ नदी। तो ये इस तरीके से वेनगंगा की कुछ सहायक नदियां हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो एक बार एनिमेशन के साथ इन सारी नदियों को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे सिवनी जिले से। तो सिवनी जिले से किस नदी का उद्गम होगा? वेनगंगा नदी का, जो सिवनी बालाघाट से होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। और इधर बैतूल जिले से आती है वर्धा नदी, जो वर्धा नदी है बैतूल से निकलने के बाद महाराष्ट्र में जाकर किस नदी से मिल जाएगी? वेनगंगा नदी से। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाएंगी, मिलने के बाद निर्माण होता है प्राणहिता नदी का, और ये प्राणहिता नदी दक्षिण में प्रवाहित होने वाली गोदावरी नदी से जाकर मिल जाते हैं। इसके बाद वेनगंगा से एक नदी मिलती है जो नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और पांडुरनाथ से होते हुए महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है, जो वेनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसको कहा जाता है कान्हा नदी। इसके अलावा छिंदवाड़ा सिवनी से होते हुए एक नदी और मिलेगी, ठीक है, जिसको कहते हैं पेंच नदी। और पेंच के बाद सिवनी और बालाघाट से होते हुए एक नदी और मिलेगी जिसको कहते हैं बावनथड़ी नदी। और इसके अलावा मंडला जिले से एक नदी निकल कर आती है जो मंडला और बालाघाट से होते हुए आकर मंडला में बालाघाट में वेनगंगा नदी से मिल जाएगी, जिसको कहा जाता है थावर नदी। और बालाघाट के अंदर ही एक छोटी सी नदी मिलती है जिसको कहते हैं बाघ नदी। तो ये इसकी कुछ आपको सहायक नदियां याद रखनी है। तो ये सारे के सारे उप बेसिन मिलकर एक बड़ा बेसिन बनाते हैं जो वेनगंगा का बेसिन है। और ये वेनगंगा का बेसिन जाकर मिल जाता है गोदावरी के साथ। यहां पर एक कंफ्यूजन को याद रखेंगे, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि वेनगंगा और पेनगंगा, अब ये पेनगंगा कहां से आ गई इसको समझेंगे। तो वेनगंगा और पेनगंगा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें ये आता है कि वर्धा और वेनगंगा के संगम को भी प्राणहिता कहा जाता है। अब दोनों में कौन सा फैक्ट सही है? तो याद रखना फैक्ट दोनों ही सही हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग आयोग के द्वारा अलग अलग होता है। मैं अगर ये कहूं कि अगर आपका एमपी स्टेट का या एमपी पीएससी का एग्जाम आता है तो उसमें ये आंसर ज्यादा बेस्ट है। तो एमपी पीएससी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वेनगंगा और वर्धा नदी मिलने के बाद प्राणहिता का निर्माण होता है। प्राणहिता जाके गोदावरी से जाकर मिल जाती है। जब हम पर्टिकुलर अपनी स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर हमें पेनगंगा से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है अपने राज्य की नदी को बताना। हमारे राज्य की नदी है वेनगंगा और हमारे राज्य की दूसरी नदी है वर्धा। दोनों नदियां मिलकर हम बना देते हैं प्राणहिता, और प्राणहिता को जाकर मिला देते हैं गोदावरी से। लेकिन जब हम किसी अदर स्टेट की स्टडी करते हैं, या मान लें कि हम इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी ये कहती है कि यहाँ पर जब वेनगंगा नदी आती है, तो यहां समझ लेना इसको अच्छे से, जब ये वेनगंगा नदी यहां से आएगी और वेनगंगा नदी से आकर महाराष्ट्र में एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं पेनगंगा, और इससे पहले यहां पर वर्धा ऑलरेडी मिल चुकी होती है। तो एमपी अदर स्टेट या यूपीएससी या इंडियन स्टेट या इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वर्धा नदी कोई यहां पर मायने नहीं रखती। वहां पर बड़ी नदी आती है वेनगंगा और पेनगंगा। फिर कहा जाता है कि जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो मिलने के बाद बन जाती हैं प्राणहिता, और प्राणहिता जाकर मिल जाती है किसके साथ? गोदावरी के साथ। तो सिर्फ प्राणहिता शब्द का यूज करने में अंतर आता है। मध्य प्रदेश ये कहता है कि जब वेनगंगा नदी आती है, तो ये एमपी के अकॉर्डिंग याद रखना, वेनगंगा नदी जब आती है तो वेनगंगा से जब वर्धा मिल जाती है उसके बाद ये प्राणहिता बन जाती है, और फिर प्राणहिता जाकर गोदावरी में मिल जाती है। और ये यहां पर क्या करते हैं कि वेनगंगा को पेनगंगा को नहीं पढ़ते। तो ये एमपी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है और ये इंडियन स्टेट के अकॉर्डिंग या इंडियन कंट्री के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है भारत के भूगोल में। तो आप दोनों ही फीचर दिमाग में रखना, वेनगंगा और पेनगंगा का संगम भी प्राणहिता कहलाता है और वर्धा और वेनगंगा का संगम भी प्राणहिता कहलाता है। तो एमपीपीएससी या इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आप इसी को लगाएंगे, या अदर स्टेट में लगाते हैं तो यही लगाएंगे, यूपीएससी में लगाते हो तो यही, इंडियन एमपी ज्योग्राफी में जाएंगे तो यही आंसर लगेगा, और एमपीपीएससी में पढ़ेंगे तो यही आंसर आपको देना
पड़ेगा। हाँ, अगर ऑप्शन में नहीं है वर्धा वेनगंगा का तो आप वेनगंगा और पेनगंगा का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा तंत्र जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है और गोदावरी तंत्र का एक भाग है। तो देखें, तो वेनगंगा से मिलती है वर्धा, कहलाती है प्राणहिता और मिल जाती है गोदावरी के साथ। इसी वेनगंगा नदी से मिलती है कान्हा नदी और कान्हा नदी के बाद मिलती है पेंच नदी, पेंच के बाद मिलती है बावनथड़ी नदी और बावनथड़ी नदी के बाद आती है यहां पर थावर नदी और एक नदी मिलती है बाघ नदी। अब यहां पर यह याद रखना है कि ये किन किन जिलों से आती है, तो एक बार बिना जिले के देखो। तो सबसे पहले अगर वेनगंगा नदी की बात करें तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होगा, तो यहां पर हम जानते हैं कि ये उद्गम जो है वो सिवनी जिले से होता है। तो पहला जिला इस पर सिवनी मिलेगा और ये पहुंचती है फाइनली किस जिले के अंदर, बालाघाट में। 2 जिलों के अंदर मध्य प्रदेश में इसका ड्रेनेज मिलेगा और जो मुहाना है वो महाराष्ट्र के अंदर हमें मिलेगा। इसके अलावा जो नदी मिलती है वो है वर्धा। तो वर्धा नदी का जो उद्गम है वो बैतूल से होता है। तो बैतूल से निकलने के बाद ये नदी भी महाराष्ट्र में पहुंच जाती है और प्राणहिता कहलाती है और प्राणहिता फाइनली जाकर गोदावरी से मिल जाती है। इतनी कहानी तो क्लियर है सभी को। इसके बाद इससे मिलने वाली जो नदी है वो कान्हा नदी। तो कान्हा नदी का उद्गम कहां से हुआ था, पचमढ़ी से, होशंगाबाद से। तो पचमढ़ी से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करेगी तो पचमढ़ी के नीचे आ जाएगी यहां पर, ये कहां पर, छिंदवाड़ा के अंदर, और छिंदवाड़ा के बाद पांडुरना से होते हुए ये जाकर इसमें मिल जाएगी, या छिंदवाड़ा ही याद रख लेना, और यहां पर महाराष्ट्र में मिल जाएगी। इसके बाद पेंच नदी, तो ये छिंदवाड़ा से निकलती है और छिंदवाड़ा के बाद ये आपकी नदी प्रवेश कर जाती है सिवनी में और उसके बाद ये नदी आके महाराष्ट्र में मिल जाती है। इसके बाद मिलती है बावनथड़ी। तो बावनथड़ी लगभग आपकी सिवनी जिले से ही निकल कर आती है और बालाघाट में जाकर मिल जाती है। और ये नदी मंडला से निकल कर आती है जो बालाघाट में मिलती है, और जो थावर नदी है ये बालाघाट की ही प्रमुख नदी है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपको याद रखना है कि बालाघाट से किन किन नदियों का संबंध है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम केवल बालाघाट की यहां पर बात करते हैं तो बालाघाट के अंदर किन किन नदियों का ड्रेनेज हमें मिलता है, तो बालाघाट के अंदर वैसे वेनगंगा नदी तो मुख्यतः है ही है, तो वेनगंगा का ड्रेनेज हमें मिल रहा है। दूसरा आप देखोगे थावर नदी भी बालाघाट में आती है तो थावर का ड्रेनेज मिलेगा। तीसरा बाघ तो मध्य प्रदेश में है, यही मिलेगा। और चौथा यहाँ पर जो बावनथड़ी नदी है इसका ड्रेनेज भी हमें मिल जाता है। तो ये 4 नदियों के अपवाह का संबंध किससे है, बालाघाट जिले से है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे ओरिजिन में कहां से हुआ था, पारसवाड़ा प्लेटू सिवनी जिले के मुंद्रा गांव में और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी ढालों से इसका उद्गम होता है। मुहाने की बात करें तो गोदावरी महाराष्ट्र में है। ट्रिब्यूटरीज के अंदर बात करें तो इसमें जो ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली ट्रिब्यूटरी मिलेगी वो है वर्धा। वर्धा नदी, ये उद्गम सारे लिखे हुए हैं। वर्धा नदी का उद्गम कहां से होता है, बैतूल से। कान्हा नदी का उद्गम कहां से होता है, पचमढ़ी से। इसके अलावा पेंच नदी का उद्गम कहां से होता है, छिंदवाड़ा। ये सब उद्गम के जिले हैं। और बावनथड़ी का उद्गम कहां से होता है, सिवनी जिले से। और थावर नदी का उद्गम कहां से होता है, मंडला जिले से। तो ये सारे के सारे जिले हमें कहां मिलते हैं, उद्गम के अंदर। बाघ नदी कहां से निकल कर आती है, मंडला से। और थावर नदी कहां से निकल कर आती है, थावर नदी मंडला से और बाघ नदी कहां से निकल कर आती है, बालाघाट जिले से। तो ये पूरे का पूरा वेनगंगा नदी का ड्रेनेज आपका कंप्लीट होता है। इस वेनगंगा नदी पर कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो इस वेनगंगा नदी के कुछ प्रोजेक्ट की बात करें तो ये वेनगंगा नदी है मुख्यतः। तो वेनगंगा नदी पर हमें 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट हमें यहां पर मिलेगा और दूसरा प्रोजेक्ट हमें यहां पर मिलेगा। तो इस नदी पर मिलने वाला जो पहला प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है संचय सरोवर परियोजना या इसी को कहा जाता है भीमगढ़ परियोजना। तो पहला प्रोजेक्ट हमें मिलेगा जिसको कहा जाएगा संजय सरोवर या भीमगढ़ परियोजना। ये किस जिले के अंदर बना हुआ है, हम कहेंगे सिवनी जिले के अंदर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, वेनगंगा नदी पर बना हुआ है। इसी वेनगंगा नदी पर फिर दूसरा प्रोजेक्ट हमें मिलता है। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है धूती बांध। ये बालाघाट के अंदर है। तो वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले के अंदर जो बना हुआ है वो संजय सरोवर या भीमगढ़ डैम बना हुआ है। और इसी वेनगंगा नदी पर बालाघाट के अंदर क्या बना हुआ है, धूती डैम बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बढ़े तो बावनथड़ी नदी पर, तो बावनथड़ी नदी पर हमें तीसरी परियोजना मिल जाती है बालाघाट जिले के अंदर ही। तो राजीव सागर भी हमें कहां पर मिल जाता है, तो राजीव सागर भी हमें
बालाघाट जिले के अंदर ही मिलता है, लेकिन ये किस नदी पर है? वेनगंगा की सहायक नदी बावनथड़ी पर। तो बालाघाट के अंदर हमें दूती बांध मिलेगा, बालाघाट के अंदर हमें राजीव सागर बांध मिलेगा, लेकिन नदी का क्रम यहाँ पर चेंज कर लेना। दूती बांध वेनगंगा नदी पर है, राजीव सागर बांध बावनथड़ी नदी पर है। इसके अलावा पेंच नदी पर हमें माचागोरा डैम मिल जाता है जो छिंदवाड़ा जिले में है। तो चौथा जो मिलेगा हमें माचागोरा डैम, वो किस जिले के अंदर मिलेगा? छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत मिल जाएगा। तो ये 4 प्रकार के डैम आपके किस पर बने हुए? वेनगंगा नदी तंत्र पर बने हुए, जिसमें संजय सरोवर और दूती बांध डायरेक्ट वेनगंगा नदी पर है। पेंच नदी पर आपका जो माचागोरा डैम बना हुआ है, और राजीव सागर आपका बावनथड़ी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा इस नदी की एक विशेषता पढ़ी जाती है। अगर इसमें कोई विशेष पॉइंट याद रखें या विशेषता याद रखें तो हम ये याद रख सकते हैं कि ये एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और इस नदी के द्वारा जलोढ़ का निक्षेप भी किया गया है, और इस नदी के द्वारा म्यांडर का निर्माण किया जाता है। तो ये नदी इस तरीके से म्यांडर फॉर्म में भी प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश की नदी है जो म्यांडर का निर्माण यहाँ पर करती है। तो फ्लड प्लेन, बाढ़ के मैदान इस नदी के द्वारा बनाए गए हैं। तो बाढ़ के मैदान याद रखेंगे, और म्यांडर मतलब सर्पिलाकार मार्ग में ये भी चलती है। तो विसर्पण जो कह सकते हैं इसको हिंदी में, तो विसर्पण का निर्माण भी ये करती है, सर्पिला मार्ग में ये नदी प्रवाहित होती है। और ये आपका इस तरीके का मार्ग क्या कहलाता है? सर्पिलाकार मार्ग। तो ये एक छोटा सा तंत्र था जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला तंत्र है, और गोदावरी तंत्र के सारे उप तंत्रों को हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कैंट, टोंक, सोन को हमने पढ़ लिया, और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो वेनगंगा तंत्र का भाग, गोदावरी तंत्र का भाग है, उसके अंतर्गत मुख्य नदी है वेनगंगा नदी। वेनगंगा से मिलने वाली वर्धा, कानन, पेंच, बावनथड़ी, थावर और बाघ नदी, तो ये सारे तंत्र हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका केवल एक तंत्र बचता है जो स्वतंत्र तंत्र है, जिसको हम कहते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और माही के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपवाह के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।